भाई समाज में बहुत सी समस्याएं हैं। अगर आप अपने सराउंडिंग्स देखिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बेरोजगारी की समस्या हुई, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आलू प्याज का दाम बढ़ता जा रहा है या फिर किसी भी आइटम्स का दाम बढ़ता जा रहा है, अशिक्षा की जो गरीब परिवार है उनकी, और गरीबी, जनसंख्या वृद्धि। भाई कहाँ तक समस्याएं हर क्षेत्र में हर जगह पर हैं। अब इन समस्या हमने कह तो दिया कि ये समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या गरीबी, या और भी कई जो भी आपके माइंड में आ रही है, सब में समस्या है। अब ये समस्या हम केवल अगर इतना कह दें समस्या है, इससे तो काम नहीं चलेगा। सरकार ऐसे तो चलती नहीं है। सरकार केवल समस्या गिनाने के लिए तो होती नहीं है। समस्या गिनाने के लिए तो जनता होती है। हालांकि समस्या के समाधान के लिए भी जनता होती है, लेकिन समस्या का क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर समाधान होना चाहिए। समाधान यानी कि सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम्स है तो कैसे सॉल्व होगी, कैसे उसका निपटारा किया जाए, ये ज़रूरी है। तभी तो पब्लिक के चेहरे पे मुस्कान आएगी भाई, है कि नहीं? तो समस्या को समाधान करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी या तमाम ऐसी समस्याओं का कारण क्या है, और इनके कई तरीके के जो प्रश्न हैं इनसे जुड़े कि इनका कारण क्या है, ये समस्या कब से है, ये समस्या कैसे विकसित हो गई, ये समस्या के पीछे किनका हाथ है, या फिर इन समस्या की प्रवृत्ति क्या है बढ़ने की और आगे क्या होगा। इन सब प्रश्नों को अगर हम समावेशित रूप में देखें, इकट्ठे रूप में देखें, तो उसे क्या कहते हैं? आंकड़ा। उस समस्या से रिलेटेड आंकड़ा। अब बात है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमें आंकड़ा यानी कि साक्ष्य, इसे हम कह सकते हैं सबूत। अब भाई ये वो सबूत, जैसे कि कोई अगर मुलजिम है, गया कोर्ट में, वो समस्या है और वो सबूत उसका देना पड़ेगा कि भाई इसने क्यों किया, साक्ष्य देना पड़ेगा, उसकी गवाही देनी पड़ेगी। हाँ, तो ये वैसा तो नहीं है, लेकिन ये साक्ष्य यानी कि ये जो समस्याएं हैं इनके कारण क्या है, इनकी प्रवृत्ति क्या है, ये कब से हैं, कहाँ है, किस रूप में विकसित होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं साक्ष्य कहलाती हैं। और यही साक्ष्य तो आंकड़े हैं। मतलब यह कि आंकड़े का संग्रह। अब ये आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अगर आपको समाधान चाहिए, आपको समस्या का समाधान चाहिए, तो आंकड़ों को और साक्ष्य को इकट्ठा करना होगा। इनको क्या करना होगा? इकट्ठा करना होगा। यानी कि इसी को परिष्कृत भाषा, अच्छी भाषा में क्या कह दिया गया? संग्रह, कलेक्शन। ठीक है, तो आंकड़ों का संग्रह। और आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य क्या है, इनका मोटिव क्या है? किसी समस्या के स्पष्ट व ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाना। ठीक है, आंकड़े का उद्देश्य है किसी भी समस्या, ये जो समस्याएं हैं, कि स्पष्ट व ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाना। ये साक्ष्य को, आंकड़े जो हैं वो साक्ष्य को दर्शाते हैं। तो अब यहाँ आपको केवल मैंने क्या बताया है? कुछ नहीं बताया, केवल आंकड़ों का संग्रह बताया है कि इसका मतलब क्या है। आंकड़ों का संग्रह का मतलब है कि आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य क्या है? किसी समस्या के स्पष्ट व ठोस समाधान के लिए साक्ष्यों को दर्शाना। जैसे यहाँ पर भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है, मान लीजिए, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। अगर 1970 से लेकर के 16-17 तक की बात करें तो 1970 से 16-17 तक बहुत ही उतार चढ़ाव हुए हैं। तो इनके वो कैसे उतार चढ़ाव किस तरह से रहे, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरफ हम रख देते हैं ईयर को और एक तरफ रख देते हैं मिलियन टन में खाद्यान्न के उत्पादन को। तो यहाँ पर बदलता हुआ है, देखिए एक्स और वाई दोनों बदल रहा है भाई, वर्ष भी बदल रहे हैं और जो उत्पादन है वो भी बदल रहा है। तो ये दोनों मूल्य जो है क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। और इसके द्वारा हम क्या देख रहे हैं? भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में जानकारी मिल रही है। अब देखो, खाद्यान्न जो हैं उनके उत्पादन में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति जो है उसको जानने के लिए विभिन्न वर्ष में, यानी देखिए यहाँ अलग अलग वर्ष हैं, के लिए एक भारत में खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा मिला के क्या है? आंकड़ा है। और आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान करता है, समस्या को समझने में सहायक होता है ना। कोई भी चीज़ अगर हम कहें कि हाँ ये चीज़ बढ़ रही है, या खाद्यान्न की ही बात करें कि ये चीज़ बढ़ी या घटी, तो यहाँ पर जब हम पिछले कई सालों को, कई दशकों का बात करते हैं, कई दशकों के बारे में जब देखते हैं, यहाँ पर
क्या हुआ तो हमें लगता है अच्छा ये घट रही है या ये बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे देखिए 108 है, 132, 176, 194, इस तरह करके क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहले जो प्रवृत्ति है एकदम रैपिड बढ़ने की है, 108 से 132 हुआ, और 132 176 174, ये बढ़ती हुई प्रवृत्ति है ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जो भी आंकड़े आपके सामने जब रखे जाते हैं तो ये सूचना प्रदान करते हैं, आपको सूचित करते हैं हाँ भैया ये हुआ, ठीक है। और ये जब हुआ तो फिर ये आपको समस्या समझ में आ जाती है कि क्या समस्या है, क्या यह बढ़ा घटा या धीरे बढ़ा या धीरे घटा, है ना। तो आंकड़े ये कहे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि आंकड़े आते कहाँ से हैं, आंकड़े कहाँ से इकट्ठा किए जाएंगे भाई। जैसे अभी आपने खाद्यान्न का देखा इतने वर्षों में है, तो ये मिले कहाँ से, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आंकड़े इकट्ठा कहाँ से करें, कैसे करें, संग्रहित कैसे करें, है ना। मतलब कि आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, ठीक है। आंकड़ों के स्रोत क्या है, आंकड़े यानी सूचनाएं, इसके स्रोत क्या है। मान लीजिए आपके शहर में कोई मूवी लगी, ठीक है, बहुत नई सी मूवी है, धमाकेदार मूवी, उसका नाम भी बहुत अच्छा सा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब इस मूवी को देखने जाने से पहले आप करते क्या हैं, आपके दिमाग में होगा कि भाई पैसे हैं, इस मूवी को जाके देख आया जाए या ना देखा जाए, क्या किया जाए। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इस सिनेमा हॉल से जितने लोग मूवी देख के निकल रहे हैं, आप या तो वहाँ खड़े हो जाएं, भाई खड़े हो जाएं, इनसे एक एक करके पूछें कि कैसी है मूवी, कैसी है मूवी। 10-4 लोगों से पूछेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये मूवी कैसी है, ये आप सबसे पूछ सकते हैं, ठीक। या तो आप क्या कर सकते हैं, उठाओ न्यूज़पेपर और उसमें इसकी रेटिंग देख लो कि कितने स्टार मिले हैं। बात समझ में आई आपके। आप या तो फिर डायरेक्ट लोगों से पूछ सकते हैं, या तो फिर जो पहले से आंकड़े इसके बारे में बनाए गए हैं, न्यूज़पेपर में इसकी रेटिंग निकलती रहती है, उससे देख सकते हैं। तो यहाँ दो तरह से हुआ, एक तो आपने डायरेक्ट पूछा और एक आपने इनडायरेक्ट कहीं से देख लिया। एक तो आपने खुद ही मेहनत करी और दूसरी तरफ आपने क्या किया, किसी और की मेहनत को डायरेक्ट यूज़ कर लिया, ठीक। और डिसाइड आप कर लेंगे कि ये मूवी आपको देखने जाना है या नहीं जाना है, बस और कुछ नहीं। यहीं पर है क्या, ये जो स्रोत है और ये स्रोत है, आंकड़ों के स्रोत क्या हुए, 2 हुए। और इसको जब आप डायरेक्ट पूछते हैं तो क्या है ये, जी हाँ, प्राथमिक आंकड़े। और ये कौन से आंकड़े हो गए, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। तो एक हो गए, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है, ये द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़े और प्राथमिक आंकड़े जब आप डायरेक्ट पूछते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, आप क्या किस रूप में हैं, यहाँ पर आप हैं गणनाकार, यानी आप गणना कर रहे हैं कि ये मूवी कैसी है। तो गणनाकार जांच पड़ताल या पूछताछ करके आंकड़े एकत्र कर सकता है। और ऐसे आंकड़े को क्या कहते हैं, जब यहाँ से आप आंकड़े मिले तो इन्हें कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। और जब आप किसी अन्य स्रोत से आंकड़ों को संग्रहित व संशोधित किया जाता है, यानी कि आप पाते हैं इसे, तो ये क्या कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े क्या है, जब गणनाकार जांच पड़ताल या पूछताछ करके आंकड़े एकत्र करता है तो ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। जैसे प्रश्नों के माध्यम से पूछना, जैसे आप अभी मैंने बताया आपको कि बैठ जाइए थिएटर के बाहर और एक एक लोग से पूछिए, है ना, कि मूवी कैसी है। दूसरा है द्वितीयक आंकड़े, इसकी क्या परिभाषा होगी, जब गणनाकार दूसरी संस्था द्वारा उपलब्ध स्रोतों से, जैसे समाचार पत्र, दस्तावेज, वेबसाइट से आंकड़े इकट्ठा करता है, तो ये द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, है ना। जैसे आप मूवी के बारे में न्यूज़पेपर से जान जाते हैं, और भाई वेबसाइट तो ऐसी चीज़ है ना, इंटरनेट ऐसी चीज़ है जहाँ से आप सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, आंकड़ों को देख सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों से जब इकट्ठा होती है, जिनका पहले ही कोई और इनको संग्रहित कर चुका है, उसका अगर हम यूज़ करते हैं तो ये आंकड़े क्या कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब समय और धन की जो बचत होती है वो किससे होगी, सोचिए, प्राथमिक आंकड़े से या द्वितीयक आंकड़े से होगी, बताइए।
वो होगी, जी हाँ, द्वितीयक आंकड़े से। जो चीज़ पहले से आपका हेल्प करने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत है, समाचार पत्र उठाया, उसमें देख लिया, न्यूज़ पे और वेबसाइट में देख लिया, इंटरनेट में देख लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जब आप पहले के किए हुए आंकड़ों को, जो इकट्ठा आंकड़े हैं, पहले के किए हुए आंकड़े जो संग्रहित हैं, उनका अगर आप यूज़ करते हैं तो समय और धन की तो बचत होगी ही होगी। अब बात उठती है भाई कि आंकड़ों का संग्रह कैसे करें, आंकड़ों का संग्रह किस विधि से की जाती है, उसका तरीका क्या है। तो एक तो चीज़ समझ लीजिए कि सर्वेक्षण के द्वारा, आपने सुना होगा सर्वे, है ना, इंग्लिश में सर्वे और हिंदी में क्या होता है, सर्वेक्षण। सर्वेक्षण तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए। तो सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, जिस भी विषय का आपको समाधान चाहिए उसके आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। अब ये सर्वेक्षण के क्या तरीके हैं, आंकड़ों का संग्रह सर्वेक्षण के द्वारा होता है और सर्वेक्षण के तरीके क्या हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि सर्वेक्षण किया कैसे जाता है। सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ भाई, सर्वेक्षण केवल कहने से तो नहीं हो जाएगा कि हाँ सर्वेक्षण करने आए हैं, उसके लिए कुछ तैयारियां भी तो करनी होगी, तो वो सर्वेक्षण की तैयारी कहलाती है। ठीक है, सर्वेक्षण के लिए हमें क्या तैयार करना होगा, तो सबसे पहले जो चीज़ तैयार करनी होगी वह है प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची। भाई आप किसी से चाहते हैं कि वो जवाब दे, वो बताए, आपके प्रश्नों का उत्तर दे, तो आपको एक प्रश्नावली तैयार करनी होगी, एक प्रोफार्मा तैयार करना होगा, और उसमें प्रश्न 1, 2, 3, 4 ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस समस्या के समाधान के लिए आंकड़ा इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब का आप प्रश्न यहाँ पर बनाएंगे, है ना। जैसे कि एक क्षेत्र में बिजली की जो समस्या है या बिजली वहाँ आ रही है, तो उससे रिलेटेड आंकड़े आपको इकट्ठे करने हैं, तो आप प्रश्नावली में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे। बिजली की समस्या के समाधान के लिए गए हैं, तो आप ये बोलेंगे कि बिजली यहाँ कब तक आती है, तो आप 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, या फिर आप ये क्वेश्चन रख सकते हैं कि बिजली कितने घंटे, 24 घंटे में कितने घंटे कटती है, 4 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे से ज़्यादा, या फिर 10 घंटे से ज़्यादा। तो इस तरह के आप जब आप क्वेश्चन देते हैं, तो आप बिजली की समस्या के समाधान के लिए गए हैं तो बिजली के ही आंकड़े इकट्ठा करेंगे और उससे ही संबंधित प्रश्नावली बनाएंगे। ठीक है, तो ये जब प्रश्नावली आप बनाते हैं उसी से रिलेटेड चीज़ों की बनाएंगे, नहीं कि बिजली की समस्या के लिए गए और आप कहेंगे आलू का दाम कितना बढ़ा है या फिर कितना कम हुआ है ना, ये तो चीज़ आप करेंगे नहीं। तो बिजली की समस्या के समाधान के लिए गए हैं तो एक प्रश्नावली आपको बनानी होगी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, और वो उस, अब देखिए प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची इसी को कहते हैं, और इसके कुछ गुण होते हैं भाई। ये नहीं कि आपका मन किया कि जो क्वेश्चन लिख दिए या फिर उनसे निबंध लिखवाने लगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ये MCQ टाइप का यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन इस तरह से बनाने चाहिए। और भी इसके क्या गुण होते हैं, अब ये जो प्रश्नावली है इसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, और ये होंगी तभी परफेक्ट प्रश्नावली बनेगी और आपका जो सर्वेक्षण है वो सफल होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए कि प्रश्नावली में ज़्यादा प्रश्न ना हो। ये नहीं कि आप बिजली के बारे में जानना चाहते हैं, उस एरिया के बिजली के बारे में, और पूरी उसकी हिस्ट्री मतलब 2, 3, 4 पेज का आप दे दिए, पकड़ा दिए सभी व्यक्ति को। उसमें क्या होता है, लोग हतोत्साहित हो जाते हैं करने में। बहुत ज़्यादा प्रश्न है तो बेमन से ऊब जाएंगे देने में, जवाब देते देते देते, है ना। अगर आप ही 3 घंटे के पेपर की जगह आपका अगर 6 घंटे का पेपर हो तो सोचिए आप क्या मन से दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रश्नावली में ज़्यादा प्रश्न ना हो, सफिशिएंट प्रश्न हो, जो जो आपको चाहिए, एकदम मेन प्रश्न हो, जिससे कि आपका जो सर्वेक्षण है वो पूर्ण हो सके। दूसरी बात कि एक तो हो गई प्रश्नावली में ज़्यादा प्रश्न हो, दूसरा है आसान भाषा का प्रयोग हो। भाई भाषा ऐसी हो जो वहाँ के एरिया के, लोकल एरिया के व्यक्तियों को समझ में आए। आप मान लीजिए उस क्षेत्र में गए हैं जहाँ लोग ज़्यादा बंगाली बोलते हैं, बांग्ला क्षेत्र में गए हैं, तो वहाँ किसी लोकल आदमी को पकड़ेंगे और उससे बंगाली में ही वो प्रश्नावली तैयार करा सकते हैं ना। और आसान भाषा होनी चाहिए, मतलब ऐसी भाषा ना हो कि एकदम टफ, कि लोग समझने में ही, एक दूसरे से पूछने में ही सारा समय ख़त्म हो जाए। जैसे देखिए फॉर्म होता है, फॉर्म जब आप
आप भरने जाते हैं, कोई भी फॉर्म हो, या तो आपके बोर्ड का फॉर्म हो या तो फिर आप किसी जॉब में या कोचिंग में, तमाम तरह के फॉर्म होते हैं जो आपको मिलते हैं, आपके सामने आते हैं। अगर वो आसान भाषा में होते हैं तो आप बहुत जल्दी, और उसमें कुछ ही अगर कॉलम होते हैं भरना तो आप बहुत जल्दी भर लेते हैं। लेकिन जब टफ होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसको क्लियर करने में ही लग जाते हैं। इससे समय की बचत नहीं हो पाती, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और कन्फ्यूज़न होता है। तो आसान भाषा का प्रयोग होना चाहिए प्रश्नावली में, ठीक। और क्रम सही होना चाहिए। क्रम सही होने का मतलब ये है कि सामान्य प्रश्न से विशिष्ट प्रश्न की ओर बढ़े। मतलब क्रम सही होने का एक ये भी मतलब है कि जो व्यक्ति है उसको पहले आप धीरे धीरे उसके माइंड पे पहुँचे, है ना। ये नहीं कि आप बिजली के बारे में जान रहे हैं और उससे सीधे पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए बिजली बिल में ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो ये सही है कि गलत है, और दूसरे क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे बिजली पूरी तरह से आती है कि नहीं आती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चनियर है, प्रश्नावली है, वो गलत हो जाएगी। आपको पूछना क्या चाहिए कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली आती है, कितने घंटे आती है। उसके बाद आप बोलें कि क्या इसमें वृद्धि हुई है, और फिर ये वृद्धि हुई है तो आप इसको उचित ठहराते हैं या अनुचित ठहराते हैं। तो ये क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो सामान्य प्रश्न से विशिष्ट प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए, क्रम इसका सही होना चाहिए। अगला है कि प्रश्न अस्पष्ट या नकारात्मक ना हो। अस्पष्ट का मतलब है कि आप बिल्कुल उनको उलझा दें, कोई ऐसी चीज़ कर दें। जैसे आप मान लीजिए कि प्रतिमाह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप प्रतिमाह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, ऐसा नहीं पूछना है ना। आप ये बोलेंगे कि क्या आप प्रतिमाह पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं। ठीक, समझ में आ रही है बात कि गलत प्रश्न क्या हो जाएगा कि आप प्रतिमाह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। अब सही गलत का निशान लगाइए, क्या बात हुई भाई। यहाँ आपको पूछना चाहिए आप प्रतिमाह पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं, फिर विकल्प दे दीजिए 200 से ज़्यादा, 300 से कम, 500 से, है ना। तो ये चीज़ प्रश्न और अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, और नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नकारात्मक का एक और है, जैसे आप अगर ये बोलेंगे कि क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि धूम्रपान को, मतलब स्मोकिंग को निषिद्ध किया जाना चाहिए, तो ये सही प्रश्न नहीं है। सही प्रश्न क्या होगा कि क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर प्रश्न संकेतक प्रश्न ना हो। प्रश्न मतलब कि प्रश्न में ही संकेत दे दीजिए उत्तर का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप पूछेंगे कि ये उच्च क्वालिटी की चाय आपको कैसी लगी। भाई उच्च क्वालिटी की चाय तो सबको अच्छी लगेगी, इसमें क्या पूछना। तो आपको ये पूछना चाहिए कि ये चाय आपको कैसी लगी, ठीक। तो प्रश्न संकेतक प्रश्न हो। तो ये कुछ मतलब की विशेषताएं हैं, या फिर ये कह लीजिए एक परफेक्ट प्रश्नावली बनाने के लिए ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्वेक्षण की तैयारी आप जब करेंगे तो प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची में इन सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में, आपके पेपर में आ सकता है इससे ज़रूर कि प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रश्नावली तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन बातों को जो मैंने बताया, ये क्रम से आप लगा करके इनके अंदर आप अपनी बातों को लिख सकते हैं 4-4 लाइन में, ताकि ये अच्छा खासा एक उत्तर तैयार हो जाएगा। अब ये जो प्रश्नावली में प्रश्न है वो 2 तरह के हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 प्रश्नावली का मैंने आपके सामने रखा है प्रश्न। जैसे आप पूछ सकते हैं आपने अपनी ज़मीन कर्ज चुकाने के लिए बेच दी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो हाँ या नहीं। अगर कर्ज चुकाने के लिए बेची तो हाँ में टिक लगाना है, नहीं तो नहीं में टिक लगाना है, ठीक। दूसरा, आप ये प्रश्नावली में इसे क्या कहते हैं, नाम भी बताते चलो। इसे कहते हैं द्विविध प्रश्न इसे कहते हैं, ठीक। दूसरी तरफ आपने अपनी ज़मीन क्यों बेच दी। अब यहाँ पर आपने 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसे क्या कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसे कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ आपने 4 ऑप्शन दिया। अब यहाँ इन दोनों में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है। बहुविकल्पी प्रश्नावली जब बनती है तो उसमें कई जो ऑप्शन होते हैं, और ये समझने में, आपको सर्वेक्षण करने में ये ज़्यादा आपको मदद करेगा, ना कि ये। यहाँ तो हाँ नहीं में उत्तर है। उसके बाद फिर आप ये पता करने के लिए दूसरा प्रश्न बनाएंगे। एक ही बात को पता करने के लिए आप 4 प्रश्न बनाएंगे। यहाँ एक ही बात को पता करने के लिए 4 ऑप्शन दे दिए गए एक ही प्रश्न में, ठीक। तो ये चीज़ जो है बहुविकल्पी प्रश्नावली से आप जल्दी उस तक पहुँच सकते हैं।
बहुविकल्पी प्रश्नावली से आप आंकड़ों तक सर्वेक्षण को गहराई से आप कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी और चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।